everyone. Welcome to the CoinX show, a place where we talk about all things Web3 and crypto so that you can stay ahead of the curve. आज मेरे साथ जो शख्सियत आए हैं, राइट, वो Web3 एजुकेशन के पायनियर है. इनका Web2 एक्सपीरियंस भी उतना ही दिलचस्प है जिनका इतना Web3 एक्सपीरियंस है. Welcome Kashif Raza to the show. Thank you very much. Thank you for inviting me. It's Thank- like coming home. coming home. Yes. क्रिप्टो कानून जो अब कॉइनेक्स के नाम से जाना जाता है. जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे काशिफ भाई, उनको तो आपके बारे में पता ही है, राइट, बट हम और भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, राइट. तो मैंने जहां तक देखा है, आपका Web2 एक्सपीरियंस भी उतना ही दिलचस्प है, राइट. 17 years of experience in one of the top corporates and top international brands as well. जितना वेब, सो मैं जानना चाहता हूँ आपका Web2 एक्सपीरियंस, ऑलराइट, और आपने Web3 में कैसे ट्रांजिशन किया है. Yeah, so first of all, thank you for inviting me. It's coming home. It's a great feeling, and thank you for starting this initiative. काफी सारे conversations होती हैं इस इंडस्ट्री में, बट कुछ भी एक प्लेलिस्ट नहीं है. तो अगर आप उसको एज अ प्लेलिस्ट फॉर्म में, ऐसे पॉडकास्ट को, अगर ऐसे इंटरव्यूज को अगर करोगे पब्लिश, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलेगी. So my journey, I didn't wanted to be a social media इन्फ्लुएंसर और या यूट्यूबर या ट्विटर, ये सब से मैं बहुत, इनफैक्ट मैं इनको क्रिटिसाइज करता था. आई यूज्ड टू थिंक दैट it's a sheer wastage of time if people are spending more time on it. So I was in a web 2, I was जैसे लोग normally अपना job करते हैं, तो I was into a media industry where I was happily employed with one of the best brands in the industry. और अच्छा चल रहा था, it was all going well, and I was into business development, sales, marketing, different kind of roles. So in media I've worked with Sony, and then UTV, Disney, and in internet also I've worked with IndiaMart, and then in FMCG I've worked with Pepsi. So I had a different kind of experience for different industries. I traveled all over the North India. I traveled globe for my work as well. So one thing I figured out that there was something missing in that entire journey, and that something was that maybe the true potential of an individual was not coming out, because jobs doesn't allow you to experiment much. You have to work within your job profile, and but still I used to work in my job like as if I'm doing a business. So I was known for it. I was known for breaking the rules. I was known for going out of the way, and maybe try and I'll be giving inputs to the legal team, to the finance team, to the auditors. So people used to acknowledge me as a guy who will not stick to his role. He will poke his nose in different kind of functions. अलग-अलग functions में, अलग-अलग departments में जाएगा. वो मैं इस चीज के लिए कुख्यात था, विख्यात नहीं, कुख्यात था. तो मुझे फिर मेरे एक दोस्त ने इसके बारे में बताया कि एक जर्नी के दौरान कि ऐसे ऐसे ये स्पेस है. मुझे ऑब्वियसली शुरू में जैसे हर एक को होता है, एप्रीहेंशन होती है, बट थोड़ा सा मेरे साथ एक अच्छी एडवांटेज ये थी कि मैं किसी भी चीज को जैसे आउटराइटली ना करने के बाद, एक बार ही अगर मैंने ना कह भी दी, फिर भी मैं उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च जरूर करता हूँ. क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि अगर ये पॉन्जी भी है तो ये कितने दिन में गिरेगी, कितने दिन में ये ब्रेक होगी, इसके अंदर कितने लोग हैं, कितने का नुकसान होगा. तो मैंने उसको एज अ पॉन्जी स्कीम के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करी कि चल मैं अपने दोस्त को तो एटलीस्ट बता दूं कि मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, ये कितने दिन में खत्म होगा. तो जब मैंने उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, बिटकॉइन के बारे में, तो मैंने शुरू तो उसको ये प्रूव करने के लिए पढ़ रहा था कि कैसे ये पॉन्जी है. बट मैं जब उसके व्हाइट पेपर और थोड़ा थोड़ा जो भी मेरे को नॉलेज, मेरे को वीडियोस और जो मैंने मटेरियल पढ़ा उसके बारे में, मुझे वो फैसिनेटिंग लगी चीज, क्योंकि क्लिक कर गया कि अरे यार ये क्या. तो फिर मैं घर आया और मैंने अपने वाइफ को बताया कि हमें रिटायरमेंट प्लान मिल गया है. तो मैंने कहा यार ये हम 50-60s में रिटायर नहीं होंगे, प्रोबेबली जल्दी हो जाएंगे इफ एवरीथिंग वेंट फाइन. एंड ऑब्वियसली शी सेड कि यार तुम पागल हो गए हो. सो दैट काइंड ऑफ ऑब्वियसली ये होता ही है कि यार ऐसे कैसे कोई. उस टाइम आई वाज इन 36-37. तो मैं 3 साल में हम रिटायर हो जाएंगे, और एक्चुअली मैं बात सही कह रहा था. इफ यू सी 36 में, 37 में, 2016 एंड 2017 में इट वाज $1,000 आई थिंक बिटकॉइन. एंड हमने देखा कि वो 2022 में इट वेंट अप टू $69,000. बट द वर्स्ट पार्ट इज दैट I started my journey. I invested, and then whatever money I had invested, that money that bitcoins got transferred to a Ponzi scheme, and from there I lost all my bitcoins.
and all my investment and my personal loan was there. So it happened because, because of my greed or because of lack of knowledge, and उस टाइम पे कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे देश के अंदर जो कि थोड़ा Yeah, सा चीजों को सही तरीके से समझाते हैं। तो exactly. वो एक जग जाहिर बात है, मेरी सबको पता ही है। वहां से, लेकिन वहां से एक अंदर एक पर्पस मिला लाइफ का कि यार अब कुछ ऐसा करना है कि जिससे और लोगों का नुकसान हो। तो वहां से ही शुरुआत हुई थी क्रिप्टो कानून। एग्जैक्टली एंड आई थिंक क्रिप्टो कानून बहुत सारे लोग, आई थिंक आप, मैंने आपकी वीडियो जब से देखा है कि लास्ट आप देखते हैं कि ओल्डेस्ट वीडियो आई थिंक 4-5 इयर्स से या क्रिप्टो कानून है, और तब मैंने देखा था कि आप वो टाइम से एजुकेशन हाँ। आपने शुरू किया है। और फिर जब मैं आपसे काफी लेट आया हूँ इंडस्ट्री में, बट जब मैंने देखा कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन काशिफ राजा सच में एक आज एक पायनियर है। पहले क्रिप्टो कानून और बिटनिंग जो जिंदगी की एक नई इनिंग है, हम्म। सो उनकी भी शुरुआत काशिफ राजा ने की है। तो बात करते हैं काशिफ राजा, दैट वाज अ लवली इंट्रोडक्शन, और आपकी जर्नी के बारे में भी बात करते हैं, करंट मार्केट के बारे में, राइट? के क्रिप्टो कानून का सोल पर्पस ये था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस को आप जनता तक पहुंचाते थे, राइट? सो हमें बात करनी है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन द करंट मार्केट, ओके? एंड देन वी कुड फर्दर टॉक ऑन द अडॉप्शन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। आपकी क्या विचार है अभी के करंट मार्केट? देखिए, करंट मार्केट में ऑब्वियसली बेयरिश मार्केट है, और इस टाइम बहुत ज्यादा पैनिक है। अब जिन लोगों को कन्विक्शन है, जिन लोगों को पता है कि वो इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के लिए आए हैं और उनको पता है कि प्राइस अभी बहुत फ्लक्चुएट करेगा, जिन लोगों को इन डेप्थ कन्विक्शन है। तो हम्म, दो तीन कैटेगरी के लोग हैं ना इसमें। एक पुराने कैटेगरी के हैं जिनको कन्विक्शन है कि नहीं यार, बिटकॉइन में, इथेरियम में जो मर्जी प्राइस हो, प्राइस फ्लक्चुएशन का वजह ये है कि कम लोग हैं, और इसमें ऑब्वियसली अभी बहुत कुछ जैसे जैसे छोटी 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 डेवलपमेंट भी इसको इफेक्ट करती है। और yeah, अभी इस वक्त तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, मैक्रो इकोनॉमी में दुनिया भर में पैनिक है। हम्म, रिसेशन की बातें हो रही हैं, yeah, S&P 500 गिरा हुआ है, म्यूचुअल हम्म, फंड्स गिरे हुए हैं, शेयर्स गिरे हुए हैं। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर सिनेरियो उसका भी इफेक्ट है। हम्म, लेकिन जो जो लोगों को कन्विक्शन है, जो इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय के लिए हैं, उनको लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग चुपचाप अपना व्हाट दे आर बिल्डिंग वो अपना कर रहे हैं काम। correct, तो कुछ लोग तो स्टार्टअप को बना रहे हैं, कुछ लोगों ने इस टाइम के अंदर सोचा कि चलो यार, लेट्स फिगर आउट अ करियर इन इट, कुछ हम्म, कंट्रीब्यूट करते हैं इस इकोसिस्टम में। तो absolutely, एक सेट ऑफ कैटेगरी तो वो है। अब एक सेट ऑफ कैटेगरी वो है जो 2021 के एंड में या 2022 के स्टार्टिंग में है। उनको पहली बार वो बेयर मार्केट देख रहे हैं, और yeah, वो भी वन ऑफ द मोस्ट जिसे कहते हैं कि बेयर मार्केट पहले भी आई है, लेकिन सबसे प्रोलॉन्ग बेयर मार्केट चल रही है इस बोलो, टाइम, क्योंकि काफी टाइम से बेयर मार्केट है। उन लोगों के लिए ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कोई yeah, चीज $69,000 पे थी, आज वो $18,000 पे है। कोई टोकन अगर $250 पे था, आज वो $10 पे है। absolutely, ऑब्वियसली उन लोगों को चीज समझ नहीं आएगी, उनका पैनिक होना लाजमी है। बट ये साइकिल क्या करती है, काफी सारे जो वीकेंड्स होते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं, सैड। exactly, बट yeah, बट दिस हैपेंस विद एवरी इंडस्ट्री। yeah, बट कुछ लोग होते हैं जो इसमें कहते हैं कि यार लेट्स ओके, मैंने नुकसान कर लिया, मेरे से गलती क्या हुई, मुझसे हम्म, गलती ये हुई कि मैंने कुछ ऐसे स्मॉल कैप्स में, या मैंने सारा पैसा एक ही कॉइन में लगा दिया था, डाइवर्सिफाई नहीं किया, या मेरी क्या क्या गलतियां हुई। तो कुछ लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। yeah, जो 100 में से 20 लोग रह जाते हैं और 80 लोग निकल जाते हैं, ये जो 20 लोग होते हैं, ये yeah, अगले वाले जो सालों में, दे yeah, यू विल आल्सो फाइंड देम। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो 2017 में बहुत दिखते थे, अब नहीं दिखते वो लोग। 18 वाले अब नहीं दिखते। yeah, ऐसे ही 22 में जो दिख रहे हैं आपको, वो हाँ, आपको आगे नहीं दिखेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो दिखते रहेंगे। दिखता हर है, साइकिल के अंदर ऐसा ही होता है। बुल मार्केट में लोग आते हैं, बेयर हम्म, मार्केट में एग्जिट करते हैं, फिर बेयर मार्केट में जो रह जाते हैं वो yeah, बुल मार्केट में गेन करते हैं, फिर नए लोग आते हैं, फिर yeah, एग्जिट करते हैं। yeah, इस बार जो साइकिल है वो थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि yeah, मैक्रो इन्वायरमेंट नहीं सुधरने वाला, हम्म, और 2000 और वैसे भी रेगुलेशन जो है वही इवॉल्व हो रही है। तो हम्म, इस कारण मेरा मेरा लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखना चाहिए कि एडॉप्शन बढ़ रही है इंडस्ट्री की, yeah, या ब्लैक रॉक जैसे फंड्स आ रहे हैं, हम्म, क्या नैस्डैक के अंदर क्रिप्टो कस्टोडियन सर्विसेज आ रही हैं, क्या हम्म, और कंपनीज इसको कर रही, क्या माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बेचना शुरू कर दिया। तो हम्म, अगर हम एडॉप्शन की बात करें, क्या yeah, कंपनीज, बैंक्स कैसे इसको देख रही हैं, हम्म, वो एडॉप्शन कर्व ग्रो कर रहा है। वो कर रहा है, क्या एब्सोल्यूट, इथेरियम के ऊपर डेप्स बढ़ रही हैं? हाँ, बढ़ रही हैं।
क्या सोलाना और ये सब इकोसिस्टम ग्रो कर रहे हैं? क्या डैप्स बढ़ रही हैं? इसके अंदर डेवलपर इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है? हाँ, ग्रो कर रहा है। अगर ये आपके मापदंड है तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अगर आपका प्राइस एक मापदंड है तो वो ऑब्वियसली इंडस्ट्री डाउन ग्रो डीग्रेड नहीं कर रही है, वो सिर्फ आपका वैल्यूएशन और मार्केट जो है वो डी ग्रो कर रहा है। वो एक राइट पर्सपेक्टिव नहीं है इंडस्ट्री को देखने का। तो मेरी यही लोगों से यही हमेशा, मेरा चैनल भी हमेशा इसी बात के लिए कि हम कोई प्राइस प्रेडिक्शन नहीं देते, हम लोग को सिर्फ टेक समझाने की कोशिश करते हैं कि टेक क्या है। अगर आपने टेक को समझ लिया तो फिर आपको भी पता है कि आप प्रॉपर्टी को 20-25 साल देते थे, आपने कोई लैंड लेते थे उसको 30 साल देते थे, फ्लैट लेते थे उसको 30 साल देते थे, गोल्ड लेते थे उसको 50 साल देते थे, वो तो कोई बेचने ही नहीं देता आपको गोल्ड। फिर आप हर एसेट के अंदर तो बड़ी पेशेंस दिखाते थे। क्रिप्टो के अंदर आपको एक साल के अंदर 100x 50x 10x चाहिए, कैसे पॉसिबल है? अगर हम ये कहते हैं कि लेजिट इंडस्ट्री है तो लेजिट तरीके से ही ग्रो करेगी। इसके अंदर भी आपको थोड़ी पेशेंस दिखानी ही पड़ेगी, आपको टेक्निकल्स को समझना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप नुकसान में हो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन वो थी ही नहीं कि मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय के लिए रहूंगा। ये ये मुझे लगता है मार्केट सिनेरियो अभी तो काफी डराने वाला है, और डराने वाला है। और आगे भी जो टफ टाइम है, क्योंकि टफ, 2023 इज आल्सो गोइंग टू बी टफ, yeah, बिकॉज it is जो going to be a little tough. And I think जो सिचुएशन आपको 2024 में जाके कुछ इम्प्रूव हो। ठीक होगी, that's a very very long period, but I think आपने जो बात की in terms of macroeconomic, I think since I come from an exchange background stuff, और ये हमें काफी इन्वेस्टर्स से मिलता है कि उन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता, राइट? दो चीजें रहती है, कब प्राइस ऊपर जाएगी, कब प्राइस नीचे जाएगी, एंड आई थिंक दैट्स वेयर एजुकेशन कम्स इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि नहीं आज हाउ S&P 500, हाउ फेड हाइक रेट्स, चाइना हाउसिंग मार्केट जो भी है वो ये सबसे जुड़ा हुआ है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेजर वॉल्यूम कम्स फ्रॉम जो विदेशी कंट्रीज है वहां से आता है, एंड दे स्टिल कंसिडर क्रिप्टो एज अ टेक स्टॉक। इसीलिए सो आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजर्स को जानने के लिए कि जो भी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो कितना अफेक्ट करता है पूरे ओवरऑल क्रिप्टो एनवायरनमेंट पे। टॉकिंग अबाउट फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो एंड वेब 3 इन इंडिया, राइट? आप हमेशा इंडिया को आगे लेके you talk about education and stuff. So with the recent regulations and the environment within India in terms of taxation as well, Kashif, so my primary question is, are you bullish on the future of crypto and Web3 in India or not? Looking at the regulations and stuff like that. And what's your take on it? Yeah, I'm more than bullish, to be very honest, for India. It's just that obviously India is taking its own time, Mm-hmm. and uh, it's obviously it's natural and it's Yeah. obvious for a country like India, because Mm-hmm. the situation prevailing in India, or the situation that India, the challenges that are particularly what India is facing is very different from what US is facing, right? Yeah. इंडिया के अपने चैलेंज हैं, इंडिया की अपनी डेमोग्राफी है, इंडिया के अपने फॉरेन थ्रेट्स हैं, इंडिया के अपनी इंटरनल चैलेंजेस हैं। ऑब्वियसली वो कॉपी पेस्ट तो कुछ नहीं कर सकते, 100%. राइट? तो उसके जो इंडिया के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है, राइट? तो अगर उसका चैलेंज है कि यार मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक सपोज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर टैक्स इवेजन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ये वाकई बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। और इंडिया इज राइट व्हेन दे से कि ये चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिप्टो के अंदर ये चैलेंजेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बट इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो चैलेंजेस है और जो बेनिफिट है, तो जो कॉस्ट है टेक्नोलॉजी की और जो बेनिफिट है, अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखें, तो रेशियो के अंदर अगर जो बेनिफिट है दैट सुपरसीड्स द कॉस्ट। जब हमने इस बात पे हम अग्री कर गए कि हाँ बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है, तो कॉस्ट को एड्रेस किया जा सकता है। कैसे? भाई जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है लोगों की, जैसे जो आपकी एक्सचेंजेस हैं उनको आप केवाईसी से लेके अभी इतना चाइनीज ऐप का ये सारा सीन हुआ, इसके अंदर भाई जो एप्लीकेशन को यूज किया, तो अगर केवाईसी हुई भी है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो कोई भी बच नहीं सकता इन द लॉन्गर फॉर्म ऑफ द गेम। Absolutely. तो इसलिए जो जिस तरीके से बैंकिंग चार्टर है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है,
उसको एक बैंकिंग चार्टर गवर्न करता है, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड है कि बैंक्स कैसे ऑपरेट करेंगे। वही अगर आप बैंकिंग चार्टर को अगर एक्सचेंजेस पे लागू कर दो तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी आपके ऑलरेडी इनफैक्ट जो एक्सचेंजेस हैं वो वही फॉलो कर रही है। या अब आ जाता है वेब 3 का इकोसिस्टम। वेब 3 के इकोसिस्टम में आप चाहो या ना चाहो, आज भी वेब 3 के इकोसिस्टम में जो सबसे ज्यादा जो डेवलपर्स हैं, सबसे ज्यादा जो लोग एम्प्लॉयड हैं, वो इंडिया से फैंटास्टिक टीम्स आर देयर। लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को बाहर ले गए, वहां से कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर से जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोग रिमोटली काम कर रहे हैं। बट इंडिया का जो इकोसिस्टम है वेब 3 के अंदर सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। आप उसको उसको अगर ये आप समझ लो कि आपको ये दिख गया कि इकोसिस्टम ट्रिलियन डॉलर्स में हो रहा है, और हम लोग बाकी कंट्रीज इसमें लीड कर रही है, और अगर हम लीड नहीं करेंगे, हम लेट इसमें एंट्री करेंगे, तो फिर वही बात होगी कि कल को जो फेसबुक और ट्विटर और गूगल जी कहाँ पे बने, ये यूएस में बने, ये सिलिकॉन वैली में बने। आज अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि सिलिकॉन वैली को बैंगलोर में, जो वेब 3 की सिलिकॉन वैली बैंगलोर बन सकती है। तो इसलिए अगर वो पॉसिबल है, और ये सबको पता है, बट सूनर और लेटर मुझे ऐसा लगता है, देखो गवर्नमेंट चली तो किसी और इरादे से थी, इम्प्रिजनमेंट और बैन और ये सब, लेकिन आज आप ये देखो कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन 2022 आ गया है, गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया एटलीस्ट। बैन नहीं किया। वो भी टाइम, वो भी दे आर आल्सो टेकिंग देयर ओन टाइम। जस्ट दैट के अब हम ऐसे पॉइंट पे हैं कि अब हमें फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से और डिले करेंगे तो कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो बाहर से आ रहे हैं, उनके ऊपर नेटवर्क इफेक्ट आ जाएगा, फिर उनको तोड़ना या उनको ब्रेक करना या उनको compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ के जो डेवलपर इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करें, उसे ग्रो करने में हेल्प करें, और एक सैंडबॉक्स बना दें, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, कि उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करना है आपको, और अगर आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसको आगे लेट्स वेट एंड वॉच एंड लेट्स सी हाउ इन फ्यूचर इट एवरीथिंग टर्न्स अप। मैं बुलिश हूँ, एंड मुझे मुझे अंदर से ये गट फीलिंग है कि 2023 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन इन इंडिया। Is it? और हाँ, तो आप 2023 में कुछ ना कुछ वेब 3, नॉन Yeah. कस्टोडियल वॉलेट और इन सब चीजों को देखो, पहला स्टेप तो ले ही चुके हैं, चाहे वो हार्श स्टेप है, बट इनकम टैक्स का कम से कम थोड़ी क्लैरिटी है। बहुत हार्श स्टेप है। अब इनकम टैक्स की कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, कॉइनेक्स जैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो उस Yeah. कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो चैलेंजेस हैं तो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो वैसे ही सिमिलरली कल को आप देखोगे एएमएल, केवाईसी, नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, डीफाई, एनएफटीज, इन सब को लेके कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बॉडी के साथ अगर आप बैठोगे तो ये चीजें थ्रू हो सकती हैं। 100%, 100%। एंड आई थिंक जितने भी वेब 2 यूजर्स जो हमारे ये चैनल को देखने वाले हैं, आज फ्रॉम द पायनियर आ गया है कि क्रिप्टो बैन नहीं हुआ है। प्लीज जो भी न्यूज लाइंस पढ़ रहे हो कि बैन हो गया, ये हो गया, दैट्स अ फॉल्स न्यूज। सो प्लीज कीप अ नोट ऑफ दिस। सो काशिफ, ये तो हमारी बात हुई ओवरऑल वेब 3, क्रिप्टो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। अब हम बात करना चाहते हैं, और थोड़े हमारे जो दर्शक है वो आपसे एडवाइस भी सीख करना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि वेब 3 एजुकेशन सबसे पहले आपने चालू क्यों किया, और बिटनिंग, आई एम सो सॉरी, उसका मोटो क्या है? बिटनिंग का वेब 3 की जो जर्नी थी, दुनिया है। ये वेब 3 की दुनिया, सो बेसिकली बिटनिंग शुरू किया था। बिटनिंग मैंने शुरू किया था 24 जुलाई 2021 में, ठीक है, ओके। और अभी उसको 1 साल हो गया। वाओ, कांग्रेचुलेशंस ऑन थैंक्स दैट। अ लॉट। तो या। उसको उसको शुरू करने का पर्पस यही था, अगर आप नाम देखें बिट इनिंग, हम्म। ठीक है, तो बिट इनिंग का पर्पस यही है कि आपकी जो जिंदगी की दूसरी इनिंग है, पहली इनिंग वो है जो आप कॉर्पोरेट्स में और नॉर्मल या। जॉब जैसे मैं कर रहा था, वैसे एक लोगों की दो जिंदगी होती है। एक नॉर्मली जो वेब 2 की जिंदगी है, एक जिंदगी है वेब 3 की। वेब 2 की जिंदगी का भी ज्यादा प्रभाव है आपकी लाइफ पे, आने वाले टाइम में आपकी वेब 3 की जिंदगी का ज्यादा प्रभाव होगा। या। जैसे वेब 2 से पहले आप इंटरनेट का कोई प्रभाव नहीं था, फिर आपकी लाइफ के ऊपर इंटरनेट का प्रभाव, 70% आपकी लाइफ अब इंटरनेट स्क्रीन पे गुजर रही है, अब वो वेब 2 पे गुजर रही है। वेब 2 से वो वेब 3 पे गुजरेगी फ्यूचर में। तो जिंदगी की दूसरी इनिंग, तो बिट इनिंग हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि वो कौन सी दुनिया होगी जिसमें मेरी इनिंग ज्यादा लंबी मैं खेलूंगा, और इसीलिए उसका पर्पस था। अब वो पर्पस बेसिकली ये कि जो एक न्यूबी है उसको प्योर
स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब बिटकॉइन और हिस्ट्री ऑफ मनी से लेके उसको डीफाई प्रोटोकॉल तक, अगर उसको कुछ भी कंटेंट चाहिए, वो अलग अलग हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो जैसे एक बिगिनर प्लेलिस्ट 50 वीडियोस, अलग अलग प्लेलिस्ट। वेब3 की दुनिया ऑलरेडी क्रॉस 73 वीडियोस, 73 वीडियोस इन द प्लेलिस्ट। उसके अंदर हम लोग वेब3 से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको कवर करते हैं हर वीक। तो अगर हर वीक कोई नया अपडेट होता है वेब3 इकोसिस्टम में, उसको कवर करते हैं। एनएफटीज के लिए अलग सीरीज, डीफाई की अलग सीरीज। तो किसी को कोई भी कंटेंट चाहिए तो वो कंटेंट, उससे बेहतर कंटेंट उसको नहीं मिल सकता। 100%। और हमारे यहाँ पे कोई शिलिंग या किसी प्रोजेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग, या वो मैंने भी देखा है, हाँ, वो हम ये लोग नहीं है। इसलिए हम लोग नहीं करते हैं वो चीज। It's a very focused channel, just to educate the masses. या Very good, very good. So I think ये सारे questions हमारे users से आए हुए हैं before आने से पहले। तो सबसे पहले बहुत सारे early age investors ये bear market में थोड़े थोड़े आ रहे हैं, right? एंट्री पॉइंट कर रहे हैं, राइट? तो आपकी एडवाइस, राइट, न्यू एज इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगी? ओके, दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। और फिर उसी के साथ कि वो लोग आपकी भी गलतियों से जानना चाहते हैं कि वो क्या प्रिकॉशंस ले अपना वेब3 पोर्टफोलियो बनाने में और क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाने में। सॉरी। राइट। या सो जितने भी न्यू लोग आ रहे हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी एडवाइस है कि अपने पेरेंट्स से सीखो। पेरेंट्स जो होते हैं, अगर हम लोगों को ये लगता है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, अगर आप देखो तो अपने पेरेंट्स को देखो। मैंने एक वीडियो स्पेशली इस पे बनाया। ओके। पेरेंट्स हमारे क्या करते थे? हम्म। पेरेंट्स ने अपने देखा कि मैं एक काम कर रहा हूँ, बट उस काम से मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने अपने पैसे को सेव नहीं किया। तो पेरेंट्स क्या करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपके वीडियो का, इनफैक्ट ये वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज वेल। एंड ओके। हम लोग अपने आप को चैंपियन समझते हैं, बट हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर्स होते हैं। उनको 100%। हमारी जिंदगी, अगर हम उनको देखें, उनके एक्शंस को देखें, हम्म। तो उनसे बहुत प्रोत्साहन लेना चाहिए। हम दुनिया भर में स्टीव जॉब और इनकी किताबें पढ़ते हैं, या बट हमारे घर के अंदर स्टीव जॉब होता है, हमारे घर के अंदर ये लोग होते हैं, बट हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इनके एक्शंस को नहीं समझते। हम्म। अगर हम इनको डीपली अंडरस्टैंड करें कि इन्होंने हमें कैसे पाला, हम्म। इन्होंने कैसे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव किया, हाँ। आपको आंसर यार वैसे ही मिल जाएगा। जस्ट दैट की एसेट डिफरेंट हो सकती है। अब एब्सोल्युटली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, घर वाले क्या करते थे? घर वाले कहते थे कि यार बबलू की पढ़ाई होनी है, गुड़िया की शादी होनी है। तो वो कहते थे अच्छा, बबलू की पढ़ाई जो है वो 20-22 साल में ही मुझसे मांगेगा 20-21 लाख रुपए इंजीनियरिंग, बरोबर। और गुड़िया की शादी भी 22-23 साल में होनी है। तो एक गुड़िया की शादी के लिए एक प्लॉट चाहिए होगा, मतलब मोटा मोटा 10-15 लाख रुपए उसके लिए चाहिए होंगे। तो बबलू की पढ़ाई और गुड़िया की शादी कुल मिला के 35 लाख रुपए, 36 लाख रुपए चाहिए होंगे। 35-36 लाख रुपए एक सैलरीड क्लास के लिए बहुत मुश्किल होता है, और एक बिजनेस क्लास जिसकी छोटी सी एक दुकान हो और वो उसको डेली शटर को खोलता है बंद करता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो उन लोगों ने क्या करा, पेरेंट्स ने हमारे, उन लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि उनकी जो भी दुकान चल रही है या काम चल रहा है उसे बंद नहीं किया पहले। तो वहां से एक डेडिकेटेड होके काम करते रहे, अपने काम को बढ़ाते रहे, घटाते रहे, बात अलग है, लेकिन दुकान बंद नहीं करी। जो भी वो काम कर रहे थे रेगुलर करते रहे। क्रिप्टो से अगर मैं रिलेट करूं, आज के डेट में जैसे ही आदमी ने बिटकॉइन लिया और थोड़ा सा वो बढ़ गया, चट सबसे पहले नौकरी छोड़। या समझ में आ गई बात मेरी? तो आपको इस यहाँ से रिलेट हो गया। तो पेरेंट्स या पेरेंट्स ने कभी अपनी दुकान बंद नहीं करी नहीं करता। या ऑफिस जाना बंद नहीं करा। 100%। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले उन्होंने एक सेफ इन्वेस्टमेंट ली। उन्होंने कहा कि वाइफ को बोला कि भाई तुम गोल्ड एक्यूमुलेट करती रहो। आपकी मम्मा ने, हमारे सबने गोल्ड एक्यूमुलेट ही किया होगा, मदर ने, या ठीक है। और धीरे धीरे छोटी छोटी तनख्वाह, इंसेंटिव, दिवाली, दशहरा, इन सब पे वो गोल्ड एक्यूमुलेट करते थे या और उसको एक्यूमुलेट करके लॉकर में रखते थे। फादर ने क्या करा? फादर ने भाई एक छोटा सा एक प्लॉट लिया। बॉम्बे दिल्ली में महंगे थे तो गांव में लिया, छोटे शहर में लिया। वहां 100 गज का, वहां 50 गज का, फिर एक चाचा जी के साथ मिलके ले लिया, एक मामा जी के साथ मिलके ले लिया, एक प्लॉट लिया। या क्या दर्शाया उन्होंने? और प्लॉट और गोल्ड एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। उनको पता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाने वाली। तो प्लॉट से गुड़िया की शादी 15 साल का प्लानिंग किया, और परफेक्ट। बबलू बबलू की शादी के लिए भी उन्होंने गोल्ड
गोल्ड लोन फ्यूचर में उन्होंने यूज किया कई बारी, और कई बारी उस प्लॉट को आधा बेच दिया। Yeah. इससे ये पता लगा कि उन्होंने अपनी एक इन्वेस्टमेंट, एक सेक्शन को हमेशा सिक्योर रखा, और 15 साल की नीयत से रखा, 10 साल की नीयत से रखा। और एक सेक्शन उनकी इन्वेस्टमेंट का ऐसा था जो वो LIC में लगाते थे, म्यूचुअल फंड में लगाते थे, या शेयर्स में लगाते थे, राइट। FD में भी काफी पैसा रहता था पेरेंट्स का सिक्योर। फर्क तब में और आज में ये है, बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, उनके टाइम में इन्फ्लेशन का रेट इतना नहीं होता था। तो हमारे पेरेंट्स की स्ट्रेटेजी इस पॉइंट पे, बस उनकी स्ट्रेटेजी आज के दौर में इसलिए फेल हो जाती है कि आज इन्फ्लेशन की दर है 10%, 11%, 15%, 20%। उनके दौर में इन्फ्लेशन कम था। तो आज हमें अपनी एसेट्स को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि हम इन्फ्लेशन की दर को मैच आउट कर सके। तो हमें प्रॉपर्टी तो रखनी रखनी है, उनकी स्ट्रेटेजी बढ़िया थी। गोल्ड भी रखना है, उनकी स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया थी। हम एक और बास्केट के अंदर कुछ ऐसा ऐड करें ये जो हमें इन्फ्लेशन को तो हम अपनी बास्केट में बिटकॉइन को ले आए। अब हमने उनकी स्ट्रेटेजी से अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लिया। अब उन्हीं की स्ट्रेटेजी को अपनाना है, और जो वो छोटी सी एक एक्सपोजर स्मॉल कैप मिड कैप में लेना है। अब लोग गलतियां करते हैं क्रिप्टो में, जो वो एक्सपोजर छोटा होना चाहिए था वो सबसे बड़ा एक्सपोजर होता है उनका एक ही पर्टिकुलर कॉइन में। और जब वो गिरता है, जब वो फॉल होता है, तो फिर वो रोते हैं। फिर वो रोते हैं तो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, और पेरेंट्स उनको कहते हैं कि तुमने हमसे तो बात करी होती। वो कहते हैं आपको क्या पता, आपको क्या पता यार। अरे भाई उन्हीं को तो पता था। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ये आपको, आपके व्यूअर्स को मैं यही बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो के अंदर सारी चीजें नहीं चलेंगी, 99% चीजें फेल होंगी, बर्बाद होंगी, आपका पैसा बर्बाद होगा। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। आपका जो पैसा सिक्योर हो सकता है वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर डिजिटल एसेट्स हैं, वहां लॉन्ग टर्म गेम है, उनमें सिक्योर रखिए। और जो आप काम कर रहे हैं, जॉब को मत छोड़िए, बिजनेस को मत छोड़िए, उसको करते रहिए। वहां से जो इनकम आ रही है उसका छोटा सा एक्सपोजर इसमें दीजिए। गोल्ड और प्रॉपर्टी में जैसे बने हुए थे वैसे बने रहिए। और जो स्मॉल कैप्स और मीम कॉइन्स और छोटे छोटे कॉइन्स हैं उनके अंदर 100% पैसा मत डालिए। चाहे आपका दोस्त गिड़गिड़ाए, आपका दोस्त आपके पैर पकड़े, आपके कान पकड़े, आपको कस्में दे, आपको वादे दे, कुछ भी कर ले, आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आप लेंगे तो आप बर्बाद होंगे, इसकी गारंटी है। क्यों? क्योंकि परेटो रूल होता है, एक साइंटिफिक रूल है परेटो रूल, और उसके अंदर यही बताया गया है कि दुनिया में जितने भी एसेट क्लास या चीजें हैं उनमें 80-20 रूल होता है। तो बेसिकली 80% चीजें फेल होंगी, आपको जो रिटर्न आना है वो 20% से ही आना है। क्रिप्टो में वो 20% एक्चुअली में 5% है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि अगर 2017 में जो टॉप 100 कॉइन थे, आज उनमें से 10 कॉइन है सिर्फ जो 5 साल बाद बचे हैं। आप 2017 की लिस्ट निकाल लो टॉप 100 कॉइन्स की, और 2022 की लिस्ट से कंपेयर कर लो। 5 सालों के अंदर सिर्फ 7-8 कॉइन दिखेंगे आपको, बाकी 93 कॉइन है ही नहीं। और 2022 के बाद आप 2029 के अंदर लिस्ट उठाना, आप देखोगे 2022 के कॉइन्स 2029 में है ही नहीं। फिर आपको मेरी बातें याद आएंगी, फिर आपको यार ये बात एक बंदे ने समझाई थी, लेकिन उस टाइम हमने उसका वीडियो लाइक भी नहीं करा, ना सब्सक्राइब किया। Got it, got it. That was a wonderful explanation. At least मुझे भी काफी कुछ सीखने मिला है यहाँ पे. So I think that was all from viewers side पे, और उनकी doubts, queries, और I think your advice helped them a lot. Coming on to the final segment, ये थोड़ा फन होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि आपके आंसर्स रैपिड होने चाहिए, फटाफट और क्विक. थोड़ा भी चूक गए तो you will lose a point. Okay, so this part of the show is called rapid fire, और ये शायद ही कोई भी शो और पॉडकास्ट में पहली बार हो रहा है, और सबसे पहले हमारे गेस्ट काशिफ भाई, उनके साथ आज ये रैपिड फायर राउंड होने वाला है. तो आई थिंक माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज वेरी फास्ट. So which is the first coin that you had bought? Bitcoin. Are you a Bitcoin or a ETH maxi? Bitcoiner. Awesome. Name one thing that you love about the crypto industry. People. Wow. Energy. Okay, final question, just to keep it very short.
Name one cryptocurrency whose name starts with S and end with A. S Come on, come on. It starts with S, it ends with A. अभी हैकर हाउस भी हुआ था दिल्ली में उनका. सोलाना. Yeah. Very good, very good. I think ये अभी के हाँ. लिए तो हमने ये क्वेश्चन रखे हैं, बट जैसे हम्म. ही हम आगे जाएंगे हम और भी सारे क्वेश्चन आते रहेंगे. बट थैंक्स अ लॉट हम्म. Kashif Rasa for coming on the podcast, right? I think your takes on macro as well as the overall crypto environment जो थे वो काफी हेल्प करेंगे हमारे दर्शकों को टू एटलीस्ट इम्बाइब थोड़ा 1% भी वो लेके जाएंगे ये शो से, तो उनके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो और डिसीजन मेकिंग में जो इफेक्ट गिरेगा वो बहुत ही ज्यादा गिरेगा. सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट. Thank you very much, यार. I think या wishing you all the very best and CoinX team बहुत अच्छा कर रही है. और it's like for me it's always coming home. I think ये तो घर है यार अपना. तो और जो मैंने अभी जो बातें करी हैं वो मेरे क्रिप्टो कानून पर लोग सुनते ही थे मुझे, तो वो ऑडियंस को सुन के अच्छा लगेगा. Awesome. So final में end में ये कहना चाहूंगा कि if you really like this show, make sure you like and subscribe to the channel. Also, काशिफ रासा सर का ट्विटर हैंडल भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा. Make sure you give it a follow as well. Thanks a lot, Kashif. Thanks for coming on. Thank you. Thanks a lot. Thank you.